और गया जी से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। जंगल में बड़ी साजिश नाकाम की गई है। 5 किलो का शक्तिशाली आईडी बरामद किया गया है। लुटवा थाना क्षेत्र के सिंघवा जंगल में जमीन के नीचे छिपाकर यह आईडी रखा गया था। सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को यह बड़ी सफलता मिली है। बम निरोधक दस्ते ने मौके पर ही आईडी को डिफ्यूज किया। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से ये विस्फोटक लगाए थे। इलाके में लगातार चल रहा है सर्च अभियान। जंगल में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप देखें आईडी जो छिपाकर रखी गई थी। सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेरते हुए सुरक्षा बलों ने आईडी को बरामद किया और फिर उसे डिफ्यूज कर दिया है, जिसकी आवाज आप सुन रहे होंगे। दरभंगा में सन की पति ने पत्नी समेत 3 बच्चों की हत्या कर दी है और मामला चंदन पट्टी का है। जानकारी के मुताबिक पति पत्नी में कोई विवाद हुआ, जिसके बाद सन की पति ने डंडे और रॉड से पीट कर अपनी पत्नी और 3 बच्चों की निर्मम हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी ने खुद को भी घायल कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर इलाज के लिए डीएमसीएच में भर्ती कराया है। मृतकों की पहचान पश्चिम बंगाल के दालकोला के रहने वाले के रूप में हुई है, जो मुर्गी फार्म में मजदूरी करता था। दिल दहला देने वाली इस वारदात के बाद से आरोपी का बयान भी सामने आया। आरोपी ने कहा कि उसकी पत्नी उसे खाने में कुछ मिलाकर दे रही थी और इसी को लेकर विवाद हुआ था। ऐसे मेरे को लग रहा था कि मेरे को खाने में मिला के कुछ खिला रहा है। ऐसी बात नहीं। कौन आपकी पत्नी? अच्छा, खाने में मिला के खिला रहा है? क्या है, इतने दिन से नहीं खिला रहा था, आज क्या खिला रहा है? कहाँ घर हुआ? घर कहाँ हुआ आपका? दरभंगा ही घर हुआ? बंगाल में कहाँ? दालकोला। मारपीट हुआ, उसी के क्रम में पति ने और उसका पत्नी और बच्चे को 3 बच्चे हैं, उनको मारपीट किया था। उसमें पत्नी का यही स्पॉट डेथ हुआ था और बाकी 3 बच्चे को डीएमसीएच में भेजा गया था। तो यहाँ इलाज क्रम में उनका भी सभी थाना प्रभारी से सूचना मिल रहा है, तो तुरंत अभी उनका भी डेथ हुआ है। और ये आपसी कला है और 2 दिन पहले से इनका विवाद चल रहा था पति पत्नी के बीच में, उसी क्रम में घटना हुआ। पटना विश्वविद्यालय के इकबाल हॉस्टल से पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाकर 2 जिंदा सुतली बम बरामद किए हैं। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि 2 छात्र गुटों के बीच रंजिश के मामले में बमबाजी हो सकती है, जिसके बाद हॉस्टल में छापेमारी की गई और इकबाल छात्रावास के पीछे खंडहरनुमा भवन से 2 जिंदा सुतली बम बरामद किए गए। बम निरोधक दस्ते ने दोनों बमों को कब्जे में ले लिया है। साथ ही पटना विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। बात को लेकर के कुछ ऐसी संभावना है कि 2 गुटों में कुछ झड़प हो सकती है और उसमें ऐसा पता चला कि एक हॉस्टल में कुछ बम जो है इकट्ठा किया गया है। इस सूचना के सत्यापन में बड़े पदाधिकारी को इन्फॉर्मेशन देते हुए बम डिस्पोजल और डिटेक्शन टीम को भी साथ लेते हुए छापामारी की गई। तो इकबाल हॉस्टल के मेन बिल्डिंग के पीछे में जो कुछ पुरानी खंडहरनुमा बिल्डिंग है, उसमें एक झोले में रखा हुआ 2 बम बरामद हुआ। दरभंगा में अपराधियों की गोली का शिकार हुए श्रवण राम के परिवार को सरकार की तरफ से आज सहायता राशि देने के लिए विधायक और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी उनके घर पहुंचे और परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा भी दिया। बता दें कि 13 मई को छिनतई का विरोध करने पर अपराधियों ने श्रवण राम को गोली मारकर हत्या कर दी थी। आज विधायक संजय सरावगी ने मृतक की पत्नी को 2 लाख रुपए का चेक सौंपा है और परिवार को हर न्याय दिलाने का भरोसा भी दिया है। संजय सरावगी ने कहा कि सरकार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कोताही के मूड में नहीं है और बुलेट का जवाब बुलेट से ही दिया जाएगा। अपराध में 0 टॉलरेंस है। पुलिस विभाग को पूरा छूट दिया गया है। कहीं भी अपराध की घटना घटती है तो उसको जवाब देना है। आपने देखा कल भी पटना में जवाब दिया गया, सिवान में जवाब दिया गया। पिछले दिनों सुल्तानगंज में नगर परिषद के सभापति को गोली मार दी गई, हमारे कार्यपालक उनको भी बुलेट का जवाब बुलेट से दिया गया। फिर सिवान में एक और घटना घटी थी, पूर्व विधान पार्षद मनोज सिंह के परिवार के, वहां भी बुलेट का जवाब बुलेट से दिया। और यहाँ भी माननीय मुख्यमंत्री पिछले दिनों आए थे,
माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी वरीय अधिकारी को निर्देशित किया था कि अविलंब जो है अपराधियों पर तो जवाब दिया जाए। तो आज भी आए हैं, प्रशासन सक्रिय है, एसएसपी साहब को लगातार डीआईजी साहब को कहा जा रहा है तुरंत अपराधी पकड़ा है, और अपराधी पकड़े तो पकड़े, जवाब भी देना पड़ेगा। बड़ी खबर आपको सीतामढ़ी से बताते हैं, जहां बेला थाना के 12 गांव में 5 दिन पहले दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई थी। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है और इस हिंसक झड़प में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया था। घायल शख्स गुलाम साबिर की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि एक शख्स की हालत अभी भी गंभीर है। और अब बिहार की बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। भारत नेपाल सीमा सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में पटना में हाई लेवल समीक्षा बैठक हुई है। बैठक में सीमा पर तस्करी, नकली नोट, नशीले पदार्थ और संदिग्ध गतिविधियों पर पूरी सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत नेपाल सीमा संवेदनशील है, इसलिए निगरानी सिस्टम और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाए। नई तकनीक के जरिए बॉर्डर मॉनिटरिंग बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। बैठक में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय समेत कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे। और इस बीच आपको पटना से बड़ी खबर बताते हैं, कल सम्राट कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है, जिसमें बताया जा रहा है कि शाम 5 बजे सम्राट कैबिनेट की यह बैठक होगी, जिसे काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि कई अहम प्रस्तावों पर इस बैठक में मुहर लग सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से बता रहे हैं, कल सम्राट कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। बिहार में लोगों का जीवन आसान हो, उनकी समस्याओं का स्थानीय स्तर पर ही समाधान हो और अधिकारियों का रवैया बदले, इसके लिए बिहार में सरकार के स्तर से आज बड़ी शुरुआत हो गई है। प्रदेश स्तर पर आज से सहयोग शिविर की शुरुआत कर दी गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज सोनपुर के डुमरी बुजुर्ग नया गांव में शिविर का उद्घाटन किया है। सहयोग शिविर को लेकर मुख्यमंत्री बेहद गंभीर हैं और लगातार दूसरे दिन सीएम ने अधिकारियों को सख्त लहजे में चेतावनी दी कि लोगों का आवेदन मिलने के 30 दिन के भीतर समस्या का समाधान करना होगा, नहीं तो 31वें दिन जिम्मेदार अधिकारी मुख्यमंत्री कार्यालय से स्वतः निलंबित कर दिए जाएंगे। कि आप आज जो आवेदन देंगे, आज से ठीक 31वां दिन, पहले 10 दिन जो आवेदन आपका प्राप्त होगा, उसके 10 दिन के अंदर हमारे कार्यालय के द्वारा उसको मॉनिटरिंग किया जाएगा। इसका निष्पादन हुआ कि नहीं हुआ, पहला नोटिस हम 10 दिन में देने का काम करेंगे संबंधित पदाधिकारी को। दूसरा नोटिस 20 दिन जब पूरा होगा, उसको दूसरी बार मेरे कार्यालय से नोटिस देने का काम किया जाएगा। तीसरा बार भी मैंने एक मौका दिया, 25 दिन के बाद उनको तीसरा नोटिस जाएगा और यदि 30 दिन में आपके समस्या का समाधान उस ऑफिसर ने नहीं किया, 31वें दिन वो स्वतः निलंबित करने का आदेश दिया जाएगा। ईंधन बचाने को लेकर पीएम मोदी की अपील को मानते हुए बिहार सरकार के पीएचईडी और जिला प्रभारी मंत्री संजय कुमार सिंह पटना से जमुई ट्रेन से पहुंचे। इस दौरान हैरानी की बात यह रही कि मंत्री तो ईंधन बचाने के लिए पटना से जमुई ट्रेन से पहुंचे, लेकिन उनके पीएचईडी विभाग के कार्यपालक अभियंता की गाड़ी कार्यक्रम स्थल पर कई देर तक स्टार्ट रही। जब चालक से पूछा गया तो उसने बताया कि चेक कर रहा था। मंत्री ने कहा कि इस तरह की लापरवाही पर कार्रवाई होगी। पीएचडी मंत्री आए, कैसे है ट्रेन से? कि ईंधन बचाने के लिए प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी की अपील पे, और यहाँ बैठ के एसी में गाड़ी चला के आनंद ले रहे हैं। नहीं, एक बात बताइए, ये गाड़ी क्यों आप चला के रखे हैं? स्टार्टिंग में ट्रेबल था, इसीलिए स्टार्ट नहीं हो पाया। हमने अभी देखा कि जब हम वहाँ से चले हैं उसके बाद कार्यपालक अभियंता गाड़ी को मैंने देखा। अच्छा, अगर ऐसा कुछ होगा तो हम इस पर निश्चित रूप से संज्ञान लेंगे
अगर इस प्रकार की लापरवाही कोई भी अगर करते हैं तो ये गलत है। चूंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का आह्वान के बावजूद अगर इस प्रकार की अगर चीजें होती है तो हम इसका पता करेंगे। अगर ऐसा होगा तो निश्चित रूप से हम लोग उस पर संज्ञान लेंगे। पटना से बड़ी खबर है, कल फिर सड़क पर उतरेंगे TRE 4 के अभ्यर्थी। विज्ञापन में देरी से नाराज अभ्यर्थी प्रदर्शन करेंगे। सरकार के आश्वासन पर भरोसा नहीं है अभ्यर्थियों को। पटना कॉलेज से डाकबंगला चौराहा तक सुबह 11 बजे से प्रदर्शन होगा। हजारों की संख्या में TRE 4 के अभ्यर्थी जुटने वाले हैं। तो बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, कल बड़ा आंदोलन पटना में होने वाला है। हमारी मांगे पूरी करो। अभ्यर्थियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है और कल फिर से एक बार पटना में महा आंदोलन होने वाला है, जिसको लेकर तमाम छात्र नेता जो हैं मौजूद हैं यहाँ पर। जरा बातचीत करेंगे। ये बताइए कि पिछले आंदोलन के बाद शिक्षा मंत्री बार बार भरोसा दे रहे हैं कि विज्ञापन जल्द आएगा, क्या लग रहा है? सर भरोसा ही तो दे रहा है, लेकिन विज्ञापन का तो कोई अता पता नहीं। आप देखिए कि अभी जो वर्तमान समय में हमारे शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी है, उनसे हम लोग मिले भी, उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द बहाली दी जाएगी। हमने बोला कि सर आप एक डेट कम से कम बता दीजिए, क्योंकि आपसे पूर्व जो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी थे वो भी तो यही बयान देते थे कि बहुत जल्द बहाली दी जाएगी, तो 1 सप्ताह में बहाली दी जाएगी। आप देखिए सर कि चुनाव से पहले ये घोषणा किया गया था कि TRE 4 में जो बहाली दी जाएगी 1,20,000 पदों पर दी जाएगी। यहाँ तक कि BPSC के द्वारा वार्षिक कैलेंडर में मेंशन किया गया था कि PT का जो एग्जाम लिया जाएगा दिसंबर महीने में लिया जाएगा, लेकिन अभी 2026 चल रहा है, मई महीना चल रहा है, लेकिन नोटिफिकेशन का कोई अता पता नहीं लग रहा है। कल जो प्रोटेस्ट होगा आपका, किस प्रकार का प्रोटेस्ट होगा? और चूंकि छात्र नेता दिलीप जो है उन्हें जेल भेज दिया गया, देखिए ये भी टेंशन होगा आप लोगों को कि अति शीघ्र हम शेड्यूल जारी करेंगे। तो सरकार का मंत्री कह रहा है कि अति शीघ्र हम शेड्यूल जारी करेंगे, उसके बाद भी लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इस आंदोलन के पीछे कोई है जो यह करा रहा है। बहरहाल हम फिर एक बार अपील करेंगे अपने सभी अभ्यर्थियों को कि आप जाएं और अपनी परीक्षा की तैयारी करें, क्योंकि आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिलेगा और उस समय आपको परीक्षा से ही पास करना होगा। इस नाते आप अपना समय मत बर्बाद करिए, सीधे जाइए और जा करके और अपनी तैयारी करिए। और अब बात देश दुनिया की खबरों की करते हैं। बस्तर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 के बाद पहली बार बस्तर का दौरा किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, बस्तर अब पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो चुका है। यह सभी के लिए बेहद खुशी की बात है। उन्होंने बताया कि कई गैर भाजपा सरकारों ने नक्सल मुक्त अभियान का समर्थन किया। 13 दिसंबर 2023 को भाजपा सरकार बनने के बाद बचे हुए नक्सलियों को निशाना बनाया गया। सुरक्षा बलों की बहादुरी और बलिदान से संभव हुआ है। 70 कैंप शहीद गुंडाधुर सेवा डेरा में बदलेंगे। बस्तर के हर परिवार को एक गाय मिलेगी। बस्तर का हर परिवार डेयरी उद्योग से जुड़ेगा। बस्तर की जनता में उत्साह, विश्वास और भविष्य के प्रति आश्वस्तता का वातावरण सर्वदूर नजर आता है। भय का माहौल, बंदूकों के साये में जीवन जीने का औथार आज समाप्त होकर एक मुक्त सांस पूरा बस्तर ले रहा है। हम सब के लिए ये बड़ा आनंद का विषय है कि बस्तर नक्सल मुक्त हो गया है। देश की सबसे बड़ी परीक्षा नीट यूजी 2026 को लेकर एक ऐसा सनसनीखेज खुलासा हुआ है जिसने पूरे देश के होश उड़ा दिए हैं। 3 मई को हुई इस परीक्षा के पेपर लीक कांड की परतें अब खुलनी शुरू हो गई हैं और इस महा लीक का पर्दाफाश करने वाला कोई और नहीं बल्कि सीकर के एक केमिस्ट्री फैकल्टी शशिकांत सुधार है। शशिकांत ने दावा किया कि परीक्षा के तुरंत बाद जब उन्होंने एक वायरल पीडीएफ देखी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जो सवाल पेपर में आए थे वो हूबहू उस पीडीएफ में पहले से मौजूद थे। चाहे केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी, पूरा का पूरा पेपर पहले ही लीक हो चुका था। इस जाबाज शिक्षक ने तुरंत इसकी जानकारी सीबीआई और एनटीए को दी, जिसके बाद एक्शन में आई सीबीआई ने इस बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अस्पतालों, स्कूलों और कॉलेज जैसे सार्वजनिक संस्थानों से आवारा कुत्तों को हटाने के अपने आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि आवारा कुत्तों की बढ़ती आबादी से निपटने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर
बनाने की दिशा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से लगातार प्रयास नहीं किए गए हैं। अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि हम देश के अलग अलग हिस्सों में से आ रही उन खबरों से आंख नहीं फेर सकते जिसमें बच्चों और बुजुर्गों पर हमले हुए हैं। अदालत ने कहा कि आम नागरिक सार्वजनिक स्थानों पर असुरक्षित रह गए हैं और अंतर्राष्ट्रीय यात्री भी ऐसी घटनाओं का शिकार हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राज्य की जिम्मेदारियों के लिए फ्रेमवर्क बनाना जरूरी है। खबर अयोध्या से। जेठ के तीसरे बड़े मंगल पर रामनगरी अयोध्या में लोगों की भारी भीड़ है। सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी में सुबह से ही लाखों श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए पहुंचे हैं। श्रद्धालु बजरंगबली के दर्शन के साथ प्रभु श्री राम के दरबार में भी मत्था टेक रहे हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए हैं। हनुमानगढ़ी परिसर में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है ताकि जो श्रद्धालु हैं उन्हें कोई दिक्कत ना हो। श्रद्धालुओं को एक मार्ग से प्रवेश दिया जा रहा है जबकि पीछे स्थित द्वार से बाहर निकाला जा रहा है। भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किए गए हैं। सौभाग्य से दर्शन प्राप्त हुआ है हम लोग को और अभी बस राम मंदिर की तरफ निकल रहे हैं हनुमानगढ़ में दर्शन करके। बहुत बढ़िया लगा। बस थोड़ा सा भीड़ था लेकिन मतलब इतना भीड़ तो सौभाग्य वो है जायज इतना भीड़। हाँ बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। पहली बार दर्शन था मेरा ये यहाँ का अयोध्या का। अयोध्या में दर्शन करने के लिए हनुमानगढ़ी के। आज बुढ़वा मंगल है, बड़ा मंगल जेठ का। आज के दिन विशेष होता है आज के दिन। क्या बुढ़वा मंगल क्या करने वाले? हाँ हम लोग दर्शन करने आए थे बजरंगबली का। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। क्या कहना चाहेंगे अयोध्या? नहीं बहुत अच्छा है। व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छी हैं। कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं। और हनुमान जी महाराज को आज ही अमृत का प्राप्ति हुई थी, इसलिए भी इस दिन का बहुत विशेष महत्व रहा है और जनता में लोगों में इसका बड़ा उत्साह रहता है। आज के दिन हनुमान जी महाराज का विशेष दिन के कारण लोग ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में आते हैं और दर्शन पूजन करते हैं। चार धाम यात्रा इन दिनों अपने चरम पर है और बद्रीनाथ धाम में भगवान बद्री विशाल की दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का भारी जमावड़ा लगा हुआ है। हर रोज 20 से 22 हजार तीर्थ यात्री बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं और अब तक 4,28,000 से ज्यादा श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। राष्ट्रपति पुतिन 12-13 सितंबर को भारत आएंगे। भारत में सितंबर में होना है ब्रिक्स सम्मेलन। ऊर्जा संकट के बीच पुतिन का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुतिन 12-13 सितंबर को भारत आएंगे। ऊर्जा संकट के बीच पुतिन का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। चीन दौरे से पहले राष्ट्रपति पुतिन का बयान सामने आया। पुतिन ने शी जिनपिंग को पुराना और अच्छा दोस्त बताया है। हम एक दूसरे का समर्थन करने के लिए तैयार हैं। पुतिन की तरफ से बयान दिया गया है। व्यापार और रक्षा सहयोग पर जोर दिया जाएगा। तो रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बयान चीन दौरे से पहले उन्होंने ये बयान दिया है जिसमें चीन को पुतिन ने एक अच्छा दोस्त बताया है। शी जिनपिंग को अपना दोस्त बताया है। अमेरिका के इडाहो स्टेट में आयोजित एक एयर शो के दौरान भीषण हादसा हो गया। रविवार दोपहर माउंटेन होम एयर फोर्स बेस पर गन फाइटर स्काइज एयर शो चल रहा था और इसी दौरान यूएस नेवी के 2 फाइटर जेट हवा में एक दूसरे से टकरा गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों फाइटर जेट्स हवा में करतब दिखा रहे थे। और अब खबरें आपको कारोबार से जुड़ी हुई दिखाते हैं। मंगलवार 19 मई को सोने चांदी के भाव में भारी उठापटक देखने को मिल रही है। आज जून डिलीवरी वाला सोना करीब 1,59,518 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार करता दिख रहा है। चांदी करीब 0.72% टूटकर 2,74,651 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। उधर 24 कैरेट सोने का भाव 15,704 रुपए प्रति ग्राम दर्ज किया गया है। वहीं चांदी की कीमत करीब 2,85,000 रुपए प्रति किलो के आसपास पहुंच गई है।
और अब आपको खबरें खेल से जुड़ी हुई दिखाते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का 64वां मुकाबला मंगलवार 19 मई को राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाएगा। राजस्थान रॉयल्स आईपीएल 2026 के अंक तालिका में 5वें नंबर पर है और प्लेऑफ की रेस में अभी बनी हुई है। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स आईपीएल 2026 में प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच अब तक 7 मैच खेले गए हैं। इनमें राजस्थान रॉयल्स का पलड़ा भारी है। लुधियाना में पंजाबी सिंगर इंदर कौर की हत्या, नहर में मिला है पंजाबी सिंगर इंदर कौर का शव। लुधियाना में 6 दिन पहले इंदर कौर का अपहरण हुआ था। अगवा करने के बाद इंदर कौर की हत्या कर दी गई है। परिवार का पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप है। इंदर कौर से शादी करना चाहता था आरोपी। परिजनों की तरफ से ये जानकारी दी गई है। और इसी के साथ